आज हम लोग बात करेंगे टेम्परेचर के बारे में। इससे पहले जो सेकंड लेक्चर था वो प्रेशर के बारे में था कि कैसे प्रेशर वर्क करता है हमारे डेली लाइफ में, ज्योग्राफी में भी कैसे करता है। उसी तरीके से आज टेम्परेचर को देखेंगे, ठीक है। और जो फोर्थ लेक्चर होगा वो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट या इन सब चीज़ों पे होगा, है ना। तो कल से काइनेमेटिक्स स्टार्ट होगा। आज जो मैं आपको टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, क्योंकि बच्चों ने क्लास में ये बताया था कि उनको ज़्यादा टेम्परेचर्स और प्रेशर कैसे इंटरलिंक करता है ज्योग्राफी में, सर ये चीज़ें नहीं समझ पाते हैं कि कब डेंसिटी, कब प्रेशर, कब कैसे क्या इंटरलिंक करता है। तो उन सब चीज़ों को लेकर के मैं सबसे पहले आपको बताया मैंने कि प्रेशर कैसे वर्क करता है। आज है टेम्परेचर, तो समझते हैं सबसे पहले टेम्परेचर क्या है। तो टेम्परेचर जो है आपका डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस के बारे में बताता है ना। सो डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, ये चीज़ ध्यान रखे रहिएगा। कितना हॉट है या कितना कोल्ड है ये नहीं बताता कि कितनी एनर्जी है ना। ये चीज़ ध्यान रखे रहिएगा। तो टेम्परेचर डिग्री ऑफ हॉटनेस और डिग्री ऑफ कोल्डनेस बताता है, ये तो बात हो गई। नाउ टेम्परेचर एक स्केलर क्वांटिटी है, पहले तो ये भी बात याद रखे रहिए कि ये स्केलर क्वांटिटी है। थर्ड जो आपसे पूछा जा सकता है कि टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या है, तो आपसे केल्विन। नाउ इतनी बेसिक डेटा से अगर हम बात करें कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो पहला जो टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है कि आपको टेम्परेचर को मेज़र कैसे किया जाता है। तो टेम्परेचर को हम दो डिवाइस से मेज़र करते हैं, डिग्री सेल्सियस, सॉरी दो तरीक़ों से, और डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन भी बोल सकते हैं। केल्विन भी बेसिकली तीन तरीके की स्केल होती हैं मेज़र करने के लिए टेम्परेचर को, डिग्री सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, कन्वर्जन। अगर आप यूपी पीसीएस के क्वेश्चन देखेंगे तो ये लगभग 3 टाइम्स क्वेश्चन पूछा गया है कन्वर्जन का, कि कैसे आप कन्वर्जन, पहला कन्वर्जन क्या है कि आप केल्विन को कैसे डिग्री सेल्सियस में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन कि आपके पास डिग्री सेंटीग्रेड है तो फ़ारेनहाइट में, या फ़ारेनहाइट है तो डिग्री में, ठीक है। तो ये वाइस वर्सा भी पूछा जा सकता है। तो एक एक को हम डील करते हैं। तो सबसे पहले इसकी थ्योरी क्या है। तो थ्योरी नंबर 1 है इसका कि अगर आपको केल्विन से टर्म डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो आपको उसमें 273 ऐड करना है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, आपको 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, आपको इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है। कुछ नहीं, आप इसको इसके जगह रख दो और इसके आगे 273 ऐड कर दो, तो बेसिकली क्या हो जाएगा 298 केल्विन। तो जो भी आपके पास डिग्री सेंटीग्रेड में वैल्यू है, बस आप उसमें क्या कर दो 273 ऐड कर दो, वो आपका केल्विन में आ जाएगा। इसका उल्टा भी आपसे तो पूछा जा सकता है ना, ठीक है। क्या पूछा जाएगा कि आपके पास 298 केल्विन है, आप इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करो। तो कुछ नहीं, प्लस माइनस यही तो करना पड़ता है, हमें पता है क्या, के इक्वल टू टी डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, ठीक है। हमें टी पता करना है तो मैं टी को ऐसे ही रख दूंगा, टी डिग्री सेंटीग्रेड, बट के -273, आपको के पता है ऊपर 298 है, -273 कितना आ जाएगा 25 डिग्री से, है ना। तो एक तो ये कन्वर्जन हो गया, ठीक है, इजी कन्वर्जन है, आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन इसी तरीके से आए हुए हैं। दूसरी जो इसकी थ्योरी है वह है 9/5 C+32 फ़ारेनहाइट। दूसरी थ्योरी है, थ्योरी नंबर 2, ठीक। अब इसमें कैसे याद, आपसे क्वेश्चन पूछेगा, अगेन आपसे पूछ देगा कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, आप इसको फ़ारेनहाइट में बताओ, ठीक। तो आप क्या करोगे 9/5, ठीक है, 9/5 सी के जगह 50 रखे रहोगे, यहाँ पे 32 आ जाएगा एफ। कैसे 5 10 जब 50 हो गया, 10 9 90 हो गया, और यहाँ पे 32 112 आ गया फ़ारेनहाइट में, ठीक है। अच्छा, अब जैसे आपका रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, आप इसको कन्वर्ट करिए डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे अगेन 9/5 सी के जगह 25 रखोगे, ठीक है, प्लस 32। अब यहाँ पे ना बॉडमस अप्लाई नहीं करोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आप इसको पहले ऐड कर दोगे। तो बॉडमस में क्या होता है, पहले आपको मल्टीप्लाई करना होता है, फिर एडिशन देन सब्ट्रैक्शन। तो पहले मल्टीप्लाई करना है ना, डिवाइड है नहीं तो नहीं करेंगे अभी। सो 5 5 जा 25, वैसे इन दोनों को बोल सकते हैं डिवाइड। खैर 9 5 5 या 25, 5 9 या 45 हो गया, और ये आपका 32 हो गया, यानी कि 77 फ़ारेनहाइट पे आ गया ना एफ़ की वैल्यू। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। एक और, जैसे हमारे बॉडी का टेम्परेचर 35 टू 37 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाता है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको फ़ारेनहाइट में बताना है, तो जैसे आपके पास थर्मोमीटर होती है जो टेम्परेचर आप रात को अपने पास रख के मेजर करते हो, या जब कभी भी आपको ज़रूरत होती है, उसमें बेसिकली फ़ारेनहाइट में ही वैल्यू बताता है। ऑप्शन ऑल्दो उनमें ऑप्शन भी आजकल आने लग गए हैं, ठीक है।
बट अगर आपका बॉडी टेम्परेचर 37 या 35 है तो आपको कुछ नहीं करना है, क्या रखना, 9/5, सी के जगह में 35 रख दिया और यहाँ पे 32 कर दिया। तो यहाँ पे 5 7 जो 35, ये हो गया 63, यह हो गया आपका 32, तो ये आपका आ गया 94। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो कि कैसे डिग्री से फ़ारेनहाइट से इसका उल्टा भी पूछा जा सकता है। तो बेसिक मैथमेटिक्स हो गई। आइए मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे सोचना है टेम्परेचर को। तो देखो, टेम्परेचर कैसे किन किन बातों पे डिपेंड करता है, पहले तो ये भी समझ लो। ठीक है, आपको पता है सन है, सन इज़ अ सोर्स ऑफ हीट, सन इज़ अ सोर्स ऑफ हीट। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जहाँ पे सनलाइट ज़्यादा पड़ेगी वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू जहाँ पे सनलाइट नहीं पड़ती होगी। एक बात तो ये हो गई। ठीक ना, जैसे मैं ये बोल सकता हूँ कि पोल है, तो पोल पे सन की लाइट कम पड़ती है, तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे हीट कम है। ठीक है, इसीलिए हीट कम है, इसीलिए यहाँ पे आइस ज़्यादा जमा हुआ है, बर्फ़ ज़्यादा जमा हुआ है ना। इसी तरीके से आप अंटार्कटिका में भी देख सकते हैं, और ये आर्कटिक हो गया आपका ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, सदर्न हेमिस्फेयर में आपका अंटार्कटिका हो गया। तो दोनों जगह बर्फ़ जमा हुआ है, आपको पता होगा। तो ठीक है, खैर आपने ये भी सुन रखा होगा कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ है जनरली लो टेम्परेचर, सॉरी हाँ, लो टेम्परेचर होता है एज़ कम्पेयर टू इक्वेटर वाले जगहों पे से। देखेंगे, अभी फ़िलहाल मैं आपको समझाता हूँ कि जहाँ सन की लाइट ज़्यादा पड़ेगी वहाँ पे क्या होगा, आपके टेम्परेचर ज़्यादा होंगे। और क्या समझना है कि वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। एक आपको ये याद रखे रहना, इसको बोलते हैं चार्ल्स लॉ। ठीक है, पी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, ये हो गया आपका गे लुजेक लॉ, गे लुजेक्स लॉ, ये हो गया आपका। देन आपका और क्या याद रख सकते हो, ये तो मैंने आपको दो बता दिया। और भी पैरामीटर, जैसे अगर मैं बात करूँ पी वी इजक्वल टू एन आर टी, तो इस फॉर्मूले से आप सारा कंक्लूड कर सकते हो। एक आप फॉर्मूला आप याद रखे रहेंगे, है ना, पी वी इजक्वल टू एन आर टी। पहले लेक्चर में मैंने आपको याद एक और बताया था, पी एम इजक्वल टू डी आर टी, है ना। ये सब याद रखे रहिएगा, फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको कैसे इंटरप्रेट करना है, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी दो चीज़ के बारे में बात करते हैं तो तीसरे को कांस्टेंट मान लेते हैं। तो आइए हम लोग प्रेशर और वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं। पहला, तो पी वी इक्वल टू बाकी को कांस्टेंट मान लेंगे। सो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के बाई पी। ये तो कांस्टेंट है, इससे कोई मतलब नहीं, वेरिएबल दो हो गए। तो यहाँ पे एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर में है, तो आपको पता है कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में इन्वर्स रिलेशन होता है, यानी कि वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा। तो इसको बॉयल्स लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बॉयल्स लॉ। सेकेंड, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, मैंने आपको बता ही दिया, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ, आप एक चीज़ देख रहे हो यहाँ पे, समझो एक बार कि अगर टेम्परेचर कम होगा तो वॉल्यूम भी क्या होगा, कम होगा ना। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट। तो आप ये सोचो कि अगर आप टेम्परेचर कम करोगे तो कोई चीज़ का लेंथ ब्रेथ हाइट क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब वो चीज़ श्रिंक हो रही है। क्या हो रही है, श्रिंक हो रही है, अपना एरिया कम कर रही है। तो आप ये बताओ, क्या मैं बोल सकता हूँ कि अगर ऐसे ही टेम्परेचर को हम कम करते रहें तो एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जहाँ पे हर चीज़ क्या हो जाएगी, फ्रीज हो जाएगी, है ना। क्या हो जाएगी, फ्रीज हो जाएगी। यस और नो, इस तरीके से हम सोच सकते हैं कि काफ़ी कम टेम्परेचर होगा तो चीज़ें क्या हो जाएंगी, फ्रीज हो जाएंगी। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। ठीक है, तो ये आपका हो गया टेम्परेचर के फॉर्मूले और उससे रिलेटेड वेरिएशन। और आप देख लो, और दो मैं टेम्परेचर पढ़ा रहा हूँ बट आप कॉन्सेप्ट तो देख ही सकते हो ना। यहाँ पे हमने प्रेशर वी के बारे में बात की, प्रेशर टेम्परेचर। एक चीज़ और दिख रहा है आपको, प्रेशर इज इक्वल टू एन, एन इज नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स इज क्वांटिटी, है ना, इन अ गिवन वॉल्यूम। कैसे समझते हैं, पहले ध्यान से देखिए। वैसे इसका फॉर्मूला मैंने आप क्लास बताया था, वेट अपॉन मोलर मास। फिलहाल ये सब नहीं समझना है, अभी क्या समझना है, एक कंटेनर है 1 लीटर का, इसमें 1 मोल गैस है। सिमिलरली 1 लीटर का और कंटेनर है, इसमें 2 मोल गैस है। तो आपको पता है इसमें 2 मोल गैस है तो इस कंटेनर में प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो वही बात यहाँ पे करी जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने प्रेशर और मोल्स के बारे में बात किया, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर को क्या रखेंगे, कांस्टेंट। वहीं इसी तरीके से यहाँ पे हम लोग प्रेशर और वॉल्यूम, प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स को क्या रखेंगे, कांस्टेंट। तो ये थ्योरी है, कॉन्सेप्ट है, समझना पड़ेगा तभी आप बता पाएंगे कि क्या चीज़ घटेगी और क्या चीज़ बढ़ेगी। समझ में आ गया। तो या तो आप ये एक फार्मूला याद रख लीजिए, आर एक गैस कॉन्सेंट है, जैसे पाई की कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है ना 2/7 या 3.14 समथिंग जो भी नंबर आता है, उस तरीके से आर की भी क्या होती है, कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है 8.314, है ना। गैसियस कांस्टेंट बोलते हैं या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी बोलते हैं। ये बात समझ में आ गई कि प्रेशर कैसे इंटरलिंक करते हैं। अब मैं आपको समझा, सॉरी, टेम्परेचर कैसे इंटरलिंक करता है। अब इसको मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखिए। कहीं पे अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली क्या बोल सकता हूँ कि वो चीज़ वार्म ज़्यादा होगी। वार्म ज़्यादा होगी तो उसके एटम्स कैसे होंगे, दूर दूर जाएंगे। तो ये चीज़ें और क्या हो जाएंगी, लाइटर हो जाएंगी, हल्की हो जाएंगी। तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा,
लो प्रेशर क्रिएट होगा। इससे पहले वाले भी लेक्चर में मैं बता रखा था। सिमिलरली अगर टेम्परेचर कम होगा तो वार्म क्या होगा आपका, कम होगा, तो एटम कैसे आएंगे, पास पास में आएंगे, है ना, पास पास में आएंगे। तो एटम पास पास में आएंगे, डिस्टेंस कम होगा तो ये कैसे होंगे, हैवियर होंगे, क्या होंगे, हैवियर होंगे, और ये हाई प्रेशर होगा। आपने ये तो समझ लिया कि टेम्परेचर से वॉल्यूम घटता बढ़ता है। मैं आपको भी यहाँ पे एक चीज़ क्वेश्चन पूछता हूँ जो कि एग्ज़ाम में आया हुआ है कि फॉर एग्जांपल जब हम लिक्विड से गैस को बनाते हैं, सॉरी, हाँ बना सकते हैं ऑल दो, बट मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, लिक्विड से आप गैस बना सकते हैं, इवेपोरेशन करा सकते हैं, वेपराइजेशन करा सकते हैं। फिलहाल मेरा इंटरेस्ट किस में है, गैस से अगर आप लिक्विड बनाते हैं तो इस प्रोसेस को लिक्विफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिक्विफिकेशन। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको इसकी कंडीशन बतानी है कि हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर, लो प्रेशर, लो टेम्परेचर, एल टी है यहाँ पे, ऐसे लिख लीजिए एल टी लो टेम्परेचर, सी ऑप्शन ले लीजिए यहाँ पे, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, डी ले लीजिए नन ऑफ दिस। तो आप बताइए, आप सोचिए गैस, गैस के एटम कैसे होते हैं, दूर दूर होते हैं, लिक्विड के कैसे होते हैं, पास पास में होते हैं। आपको कोई चीज़ दूर दूर से पास में ले आनी तो डेफिनेटली आप टेम्परेचर कम करोगे, क्योंकि टेम्परेचर कम करोगे तो वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम का मतलब लेंथ ब्रेड्थ क्या होगा, कम होगा, एरिया कम होगा, मतलब पास पास में आएंगी। सिमिलरली आप प्रेशर को ले लो, प्रेशर एक फोर्स का काम करता है, क्योंकि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, फोर्स से चीज़ें पास में आएंगी, तो जो दूर दूर एटम वो कैसे आएंगे, पास पास में आएंगे। तो डेफिनेटली आप गैस से लिक्विड की तरफ अचीव कर रहे हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर होगा कि लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर। कोई ऑप्शन है, यस, लो टेम्परेचर। आई थिंक मैं इसमें ऑप्शन नहीं दिया हूँ जल्दी में, तो आप लिख लीजिए लो, सॉरी, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। ठीक है, हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर, याद हो गया। या आप डी की जगह ये ऑप्शन लिख लीजिएगा। ठीक है, हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो आपको अगर बेसिक क्लियर है तो आप चीज़ों को आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब मैं, आप देखिए ध्यान से, और क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे आपको ज्योग्राफी में ये इंटरलिंक करना है। तो आपको पता है कि जहाँ पे सनलाइट होता था, मैंने आपको बताया कि वहाँ पे हीट ज़्यादा होता है, और हीट ज़्यादा होगा तो लो प्रेशर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। लो प्रेशर में एयर क्या करती है, राइज करती है, क्या करती है, राइज करती है। जैसे मैं आपको बोलूँ, एक वार्म फ्रंट हो गया और एक कोल्ड फ्रंट हो गया, है ना, कोल्ड फ्रंट। अब आप ये सब सुन रखा होगा आपने, ठीक है। वार्म फ्रंट मतलब वार्म एयर मान लीजिए, ठीक है। कोल्ड एयर का मतलब, फ्रंट का मतलब कोल्ड एयर मान लीजिए, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, अगर कहीं पे वार्म फ्रंट कोल्ड फ्रंट के साथ मिल रहा है तो आप बताइए लाइटर कौन होगा, लाइटर वार्म होगा। इसका मतलब कोल्ड फ्रंट के ऊपर कौन आ जाएगा, वार्म फ्रंट आ जाएगा, है ना। और ये वार्म फ्रंट अगर क्या हो रहा है, मॉइस्चर लेके आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर जा रहा है धीरे धीरे मॉइस्चर को लेके। फिर एक समय बाद ये मॉइस्चर अपने अंदर से क्या करेगा, विथड्रॉ कर देगा, और यहाँ पे बारिश होने लग जाएंगी। तो वार्म फ्रंट से कैसे बारिश होती है भी आपको पता चल गया। जैसे आपने सुन रखा होगा कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में इस तरीके के फिनोमिनन्स को देखने को मिलते हैं, है ना। तो खैर, कोल्ड फ्रंट के ऊपर वार्म करंट रहेगा, और वार्म करंट क्या करेगा, राइज करता है, ये राइज करेगा। अगर इसके अंदर वाटर वेपर है तो ये क्या हो जाएगा, मॉइस्चर है एक तरीके से, और ये मॉइस्चर को ऊपर लेकर के जा रहा है, ठीक है। और बाद में क्या करेगा, मॉइस्चर रिलीज़ करेगा, जहाँ पे वहाँ पे बारिश हो गया। मॉइस्चर कैसे रिलीज़ करेगा, जब अपने के अंदर एनर्जी इसकी ख़त्म हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसके अंदर एनर्जी तभी ऊपर राइज कर रहा है, जब एनर्जी ख़त्म होगी तो पूरा मॉइस्चर, या रास्ते में अगर किसी ऑब्स्टिकल से क्या हो गया, टकरा गया, तो वहाँ पे माउंटेन वगैरह से वहाँ पे भी बारिश कर देगा ये। तो इस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। नाउ और क्या समझ सकते हैं, ध्यान से देखिए। आपने सुना कहा होगा कि लो प्रेशर सिस्टम होता है। लो प्रेशर सिस्टम कहाँ होगा, जहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा बताइए, ज़्यादा होगा। तो जैसे आप साइक्लोन समझते हैं, है ना, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात करते हैं। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या है, लो प्रेशर सिस्टम है। आप समझो लो प्रेशर सिस्टम का मतलब क्या होगा, वहाँ पे हाई टेम्परेचर रहा होगा, यस और नो, डेफिनेटली। तो जैसे साइक्लोन ज्योग्राफी में पढ़ते हो कि साइक्लोन इज अ लो प्रेशर सिस्टम, इट मीन्स वहाँ पे हाई टेम्परेचर पहले रहा होगा, दैट इज़ वाई वहाँ के एयर कहाँ पे जा रही हैं, ऊपर जा रही हैं। और आपने सुन रखा होगा कि ट्रॉपिकल साइक्लोन का जो प्राइमरी कंडीशन है वो क्या है, लो टेम्परेचर का होना ज़रूरी है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि टेम्परेचर कैसे इंटरलिंक करेगा। अच्छा, टेम्परेचर जनरली क्या होता है कि हम लोग अर्थ से ऊपर जाते हैं,
ठीक है। एल्टीट्यूड की अगर मैं बात करूँ तो जनरली क्या होता है, ध्यान से देखिए, ये अर्थ है, ठीक है, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, आप अर्थ से ऊपर जा रहे हैं। जैसे जैसे आप अर्थ से ऊपर जाते हैं तो आपका एल्टीट्यूड बढ़ता है और आपका टेम्परेचर क्या होता है, घटता है ना। ये जनरली नॉर्मल ट्रेंड होता है, ठीक है। अभी बेसिकली क्या होता है कि हमें जो दिखाई देता है या जनरली जो हमारे डेली लाइफ की एक्टिविटी होती है वो ट्रोपोस्फेयर तक होती है। कहाँ तक होती है? ट्रोपोस्फेयर तक, क्योंकि वेदर जो चेंज वगैरह होता है वो इसी स्फेयर में होता है, ट्रोपोस्फेयर में। लेकिन जैसे ही इससे ऊपर जाओगे, कहाँ पे ऊपर आप जाएंगे, ठीक है, यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर में जाओगे, तो आपको स्ट्रेटोस्फेयर में क्या मिलेगा कि टेम्परेचर एल्टीट्यूड के साथ क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। तो इसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। क्या बोलते हैं? इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। ध्यान रखे रहिएगा कि एल्टीट्यूड के साथ टेम्परेचर का क्या हो रहा है, इन्वर्स रिलेशन जो था अब नहीं हो रहा है, डायरेक्टली हो रहा है। उसी तरीके से अगले लेयर में अगेन क्या होगा, डिक्रीज होगा टेम्परेचर एल्टीट्यूड के साथ। फिर उसके अगले लेयर में क्या होगा, अल्टरनेट पे इंक्रीज डिक्रीज होते चला जाता है। खैर ये तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से टेम्परेचर एटमॉस्फेयर में वेरी कर रहा है, ठीक है। उसी तरीके से आप वार्म एयर सॉरी वार्म वाटर और कोल्ड वाटर के बिहाफ पे भी आप समझ सकते हैं कि कहीं पे वार्म वाटर है, टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, इसका मतलब लो प्रेशर होगा यहाँ पे। और कहीं पे कोल्ड वाटर होगा तो वहाँ पे हाई प्रेशर होगा, और हाई प्रेशर से लो प्रेशर कोई भी चीज़ पानी का मूवमेंट होगा। इस केस में क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स ऊपर से नीचे जाएगा, तो अगेन अपवेलिंग का केस बन जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक। ट्रॉपिकल साइक्लोन मैंने आपको बता दिया। एंटी साइक्लोन जो होता है वो हाई प्रेशर सिस्टम होता है, इसका जस्ट उल्टा होता है, ठीक है। तो ये हमने एटमॉस्फेयर में देखा किस तरीके से होता है टेम्परेचर इन्वर्जन। उसी तरीके से आप एक चीज़ और भी वर्ड सुना होगा आपने, लैंड ब्रिज और सी ब्रिज, है ना, ठीक है। तो सी ब्रिज का मतलब सी से एयर जा रही है, लैंड ब्रिज का मतलब लैंड से एयर जा रहा है। अब किधर को जा रहा है, कैसे जा रहा है, तो आपको पता होगा कि मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, कि अगर कोई चीज़ हीट को एब्जॉर्ब कर रही है, ठीक है, हीट को अगर कोई चीज़ एब्जॉर्ब कर रही है लंबे समय तक, तो उसकी हीट कैपेसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो जैसे पानी है, तो पानी की हीट कैपेसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। पानी हीट को ज़्यादा समय तक क्या करेगा, स्टोर करके रख सकता है। जैसे आपने सुन रखा होगा कि पानी के अंदर अगर कोई हीट को हमने स्टोर कर दिया तो काफ़ी लंबे समय तक रहेगा, जबकि लैंड क्या होता है, जल्दी ठंडा भी होती है, जल्दी गर्म भी होती है। तो आप सोचो, गर्मी के दिनों में जब दिन में टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो समुद्र के अंदर क्या होता है, हीट ट्रैप हो रहा होता है। यस और नो? बोल सकते हैं ना कि ड्यूरिंग समर, समर में डे टाइम की बात कर रहा हूँ अभी, तो बताओ, डे टाइम में लैंड क्या है, जल्दी गर्म होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर। ये तो आपको बताया मैंने कि लैंड बहुत जल्दी ठंडी भी होती है, बहुत जल्दी गर्म भी होती है। तो डे टाइम में लैंड क्या हो गया, आपका गर्म हो गया, ठीक है। लेकिन वाटर अभी उतना गर्म नहीं है, क्योंकि वो धीरे धीरे क्या कर रहा है, हीट को स्टोर कर रहा है। जब उसकी स्टोर कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ेगी तो एक समय बाद टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इसका भी बढ़ने लग जाएगा। तो फिलहाल दिन में क्या होता है कि लैंड का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, वाटर का टेम्परेचर क्या होता है, कम। तो इधर हाई टेम्परेचर, इधर लो टेम्परेचर। तो हीट का फ्लो कहाँ से कहाँ होता है, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, मतलब लैंड से सी की तरफ। तो इसीलिए क्या है, इसको बोलेंगे लैंड ब्रिज। अब इसका उल्टा आप नाइट टाइम में समझो। नाइट टाइम में हीट बहुत ज़्यादा स्टोर, दिन में बहुत ज़्यादा हीट स्टोर कर लिया था। अब ये रात को इधर क्या होगा, लैंड ठंडी हो चुकी होगी, क्यों, क्योंकि जितनी जल्दी गर्म हुई थी उतनी जल्दी रात को ठंडी भी हो गई होगी। लैंड के पास टेम्परेचर कम है। अब ओशन ने जो भी, समुद्र ने हीट को स्टोर किया था, अब इस हीट को क्या करेगा, रिलीज करेगा। इस समय रात को अगर आप नदी में नहाओ देखो तो आपको पानी गर्म लगता है जनरली ठंडी गर्मी के टाइम में, ठीक है। देख लेना आप नहा करके कभी, ऐसा फील कर लेना, ज़रूर होता है। तो यहाँ पे हाई टेम्परेचर, यहाँ पे लो टेम्परेचर, तो ओशन से एयर चलेंगे कहाँ पे, लैंड की तरफ। तो इसको क्या बोलते हैं, सी ब्रिज। जैसे ओशन की जगह मैं सी ले लूँ तो सी ब्रिज बोलूँगा। तो इस तरीके से मूवमेंट होता है, जहाँ से जिस चीज़ का मूवमेंट होता है वही नाम पड़ा, लैंड ब्रिज, लैंड से ब्रिज जा रहा है। सी ब्रिज, सी से ब्रिज जा रहा है, ब्रिज इज अ एयर। आया समझ में? तो इस तरीके से आप टेम्परेचर को समझ सकते हैं। तो टेम्परेचर कैसे काम करता है ये हमने देखा। उसी तरीके से हमेशा आप देखो, कोल्ड हो कोई भी ऑब्जेक्ट और वहाँ एक वार्म हो, तो आपको पता होगा कि वार्म हमेशा कोल्ड के क्या होगा, ऊपर ही होगा। तो जितने भी आप मिस्ट पढ़ते हो, स्मॉग पढ़ते हो, ये सब जितनी भी लाइक आप ज्योग्राफी में टूल्स पढ़ते हो, उस हर टूल्स में आप क्या देखोगे कि कोल्ड सरफेस के ऊपर क्या होता है, एक वार्म एयर का लेयर होता है। क्या होता है, वार्म एयर का लेयर होता है। अच्छा, जहाँ भी कोल्ड और
वार्म एयर होंगे, वहाँ पे कोल्ड हमेशा बेसिकली नीचे होगा और क्या होगा, वार्म ऊपर होगा, क्योंकि कोल्ड एयर है, डेंसिटी इसकी ज़्यादा होगी, वेट ज़्यादा होगी, तो नीचे होगा और वार्म ऊपर होगा। आया समझ में? तो ये टेम्परेचर के बारे में मैंने आपको सारी कहानी बता दी कि कैसे टेम्परेचर को सोचना है। ठीक है, अब ये मैंने आपको प्रेशर टेम्परेचर तो बता दिया है ना, कि किस तरीके से सोचना है। नेक्स्ट क्लास में जो होगी थर्ड क्लास, उसमें आपको डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ये सब चीज़ें क्या होती हैं ये सिखाऊंगा। ठीक, न्यूटन्स की लॉज पढ़ाऊंगा। तो बेसिकली कल से काइनेमेटिक्स स्टार्ट हो जाएगी नेक्स्ट लेक्चर पे। So that's all for the today class. Thank you everyone.